देखा जाए से तो पहला लेसन ले रहे हैं वास्तविक संख्या, इनसे किस किस टाइप्स के बनेंगे हमने पहले बता दिया, अब एक एक करके सब समझेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है यूक्लिड प्रमेय। तो यूक्लिड प्रमेय के बारे में समझ लें। यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हम लोग निकालेंगे किसी भी दी गई संख्या का एचसीएफ। तो उसको समझने से पहले आप कुछ मतलब समझ लें। जैसे अगर हम कह दें कि 7 में 2 से भाग करिए तो भाग जाएगी 3 बार, शेष बच जाएगा 1। तो ध्यान से देखें, इस 7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1। तो देखेंगे यह है भाजक और यह है भाज्य, यह है भागफल और यह है शेषफल। तो इस प्रकार सब सूत्र भी यहां से बना सकते हैं कि भाज्य बराबर लिखा जा सकता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। चलिए, तो अब इसी चीज को अगर हम वेरिएबल के रूप में लिखें, जैसे कि मान लीजिए आपको ए में भाग करनी है बी से। तो अगर ए में बी से भाग करेंगे, मान लीजिए भाग गई है क्यू बार और शेष बचा है आर, तो अब इसके आधार पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिएगा कि ए में डिवाइड की गई है, किससे डिवाइड की गई है, बी से, क्यू बार भाग गई है और शेष क्या बचा है, आर बचा है। तो कभी भी जो शेष होगा वह जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा, और या तो 0 हो सकता है, तो हम कहेंगे 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा क्या, शेष। लेकिन हमेशा यह जो आर होगा वह दी गई संख्या जिससे भाग कर रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझें कि किसी संख्या में अगर बी से भाग करें तो यहाँ पर हम लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पर 0 से बड़ा होगा आर और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो एक क्वेश्चन है, जैसे आप समझें कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए। देखा जाए ऐसे, जैसे एक प्रश्न ले लें, 135 है, दूसरी संख्या 225 है, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। किससे निकालना है, यूक्लिड से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या को एक क्रम में लिख लेंगे, अर्थात छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है बड़ी संख्या में। तो आप लिखेंगे 225 बराबर, यानी जो संख्या बड़ी है उसमें हम भाग कर रहे हैं किससे, 135 से। आप इसको इस प्रकार से भी समझ लीजिए ताकि आसानी से समझ पाए वहां पर जब हम लिखें तो 225 पे भाग करेंगे, देखें 2 बार भाग जाएगी तो 270 ज्यादा हो गया तो भाग एक ही बार जाएगी, यह हो जाएगा 135, माइनस करेंगे तो 12 से 3 जाएगा 9। अब 90 से जो शेष बचा है अब उससे इस संख्या में भाग करेंगे जिससे पहली बार डिवाइड किए थे, तो 135 फिर भाग जाएगी एक बार तो आएगा 90, फिर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो शेष बच रहा है इससे इस संख्या में भाग करेंगे जिससे से पहले किए थे, तो 90 से भाग किए थे, तो अब 90 में 45 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 45 गुना 90, शेष कितना जाएगा, 0। ध्यान दीजिए, जो संख्या डिवाइड की है अंत में वही क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। कितना हो जाएगा, यह 45। अब इसी चीज को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो आप स्टेप डालकर ऐसे लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, जो संख्या बड़ी है उसके बराबर आप लिखेंगे, 135 से भाग कर रहे हैं तो 135 में हम किससे गुणा करें कि लगभग 225 के करीब आए। तो आप देख रहे हैं कि अगर ए में भाग करने थे बी से, तो जितनी बार भाग गई है उसमें बी में मल्टीप्लाई किए हैं और जो शेष आया उसको प्लस किए हैं, इसी आधार पर हम लिखते जाएंगे। तो कितनी बार भाग गई थी, देखें एक बार, 135 गुणे 1 प्लस शेष कितना बचा था, 90। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 135 से भाग किए थे, अब 135 में हमें भाग करना होगा किससे, जो शेष आया है। तो 90 में किससे गुणा करें कि लगभग 135 के बराबर आए, तो इसमें एक ही से गुणा करना होगा और शेष कितना बच गया, 45। फिर देखें अब जो है 90 से भाग किए थे तो अब 90 बराबर आप लिखेंगे 45 में किससे गुणा करें कि 90 आए, 2, शेष कितना बच रहा है, 0। इस प्रकार से यह 45 पूर्णतः विभाजित कर दिया, इसलिए कहा जाएगा कि जो एचसीएफ है वह कितना हो जाएगा, 45। यदि आपको जरा भी इस प्रकार से दिक्कत हो तो इस चीज को देख कर समझ लो। तो यहाँ स्टेप डालकर लिखेंगे, स्टेप सेकंड था, यह स्टेप थर्ड था। तो इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो गया, 45। तो यह पहला टाइप्स का प्रश्न यूक्लिड प्रमेय पे बनने की संभावना है, नोट करें। चलिए ऊपर देखिए प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न यह है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक हो, और विषम धन पूर्णांक को हम इस प्रकार से लिख पा रहे हैं, किसी भी विषम धन पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस
5 के रूप में लिखा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यही यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम ए संख्या है इसमें भाग कर रहे हैं बी से, तो इसको हमने लिखा है बी क्यू प्लस आर। चलिए देखा जाए यहाँ से, तो इस आधार पर आप समझेंगे कि हमने मान लिया कि ए संख्या थी जिसको हमने इसे लिखे हैं 6q प्लस आर। देखें यहाँ हमने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 6 दिख रहा है, बी क्यू यानी बी से भाग किए हैं तो इसमें बी की जगह 6 हो जाएगा, अर्थात हम 6 से भाग कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जो शेष बचेगा वह शेष 6 से छोटा ही होगा, अर्थात 0 से बड़ा होगा आर और 6 से छोटा यानी 5 तक। तो इस प्रकार से संख्या कौन कौन सी हो सकती है, देखें 6q प्लस 0 हो सकता है, या तो 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है, 6q प्लस 5 हो सकता है। 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 हो जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, टोटल जो है भाग चली जाएगी, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखें कहा गया कि अगर वह संख्या विषम हो, तो देखें यहाँ से देखिएगा, तो अगर सम में सम जोड़ेंगे तो 6 क्यों आया, यानी यह तो सम संख्या हो गई, यह नहीं लिखा जा सकता। इसको देखें यह विषम है क्योंकि 6 क्यों सम है और यह विषम है, सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम। यहाँ देखें यह सम तो यहाँ सम हो जाएगा, यह देखें सम विषम तो यह होगा विषम। इसी प्रकार से यह भी सम हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा विषम। तो हमें विषम धन पूर्णांक को किस रूप में लिखना, तो जो सम वाले हैं वह तो हट जाएंगे। इस प्रकार से देखें विषम यह बन रहा है, यह बन रहा है, यह बन रहा है। जिस प्रकार से हम कह देंगे कि जो विषम धन पूर्णांक होगा उसको या तो हम इस रूप में लिखेंगे, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में। यही आपको दिखाना था। जो संख्याओं का गुणनफल होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात संख्याओं का आपस में गुणा कर दें और उनका एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, जो रिजल्ट इन दोनों का आएगा वही संख्याओं के गुणा करने पर आएगा। जैसे क्वेश्चन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ से देखें 26 गुणे 91 अगर करें तो वही रिजल्ट आना चाहिए कि 26 और 91 का एचसीएफ आप ले लें और 26 91 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो चलिए देखें पहले संख्याओं का गुणनफल निकाल कर देखिए कितना आ रहा है। देखिए तो यह हो जाएगा 26 इकन्नम 26 नवा 234 2 36 यानी कि 23,66 आया। यह देखिएगा 26 और 91 का एचसीएफ निकालें तो कितना हो रहा है। देखिए 26 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 और 91 को लिखा जा सकता है 13 गुणे 7 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका दोनों में कॉमन हो रहा है 13, तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दी गई संख्याओं में पहले कॉमन वाले लिखें, फिर इसके बाद जो नहीं मिला सबको नोट करते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 13 गुणे 2 गुणे 7। तो देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से 13 से 91 हो जाएगा और यह 13 दूना 26। तो आप देख रहे हैं कि वही संख्या आ गई है। तो ये आपको दिखाना था कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है दी गई संख्याओं की एचसीएफ और संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के। तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पर 2 प्रश्न लिए गए हैं और जिनको आपको दिखाना है कि क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि वह 2 से अधिक संख्याओं से क्या होंगे, विभाजित होंगे। और प्रत्येक संख्या 2 संख्याओं से तो विभाजित होती ही है। जैसे अगर हम 3 लिख दें, देखिए एक 3 से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 1 से। तो सारी संख्याएं स्वतः से और 1 से विभाजित होती है। इनके अलावा यदि और संख्या से विभाजित होने लगे तो उसको हम बोल देंगे क्या है, भाज्य संख्या। आए पहले वाले को चेक करें, यहाँ से हम 13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11, 13 निकल गया, इसके स्थान पर बचेगा 1। तो 13 गुणे 11 सत्ते 77 1 78 हो जाएगा। यह देखिए 78 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे यह भाज्य है, भाज्य में भाज्य का गुणा कराएंगे तो भाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। इसको देखें यहाँ +3 दिख रहा है तो आप 3 कॉमन कर लें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 निकल गया, बचा 2। 1 लिखें या ना लिखें वही रिजल्ट होगा। तो 3 गुणे सबका गुणा कराएं, देखिए 4 दूना 8 पंजे 40 6 का 240 हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 2 7 दूनी 14 2 16 1680 होगा। 1 जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा। देखिए यह संख्या 41 से कट रही है, 41 का स्क्वायर यह पूरा है। इस प्रकार से हम बोल देंगे यह 41 से कट रहा है, इसलिए यह भी संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर
सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह कल्पना करेंगे कि मान लीजिए यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से, और दिखाएंगे अंत में कि जो हमने कल्पना किया था वह गलत है। यदि यह परिमेय संख्या नहीं है तो फिर बचेगा क्या है, अपरिमेय संख्या। देखें फिर समझें, जैसे हम कहते हैं कर्णी 5 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ध्यान दीजिएगा, PQ दो पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ जो लिए गए हैं इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं, दोनों को प्राइम है, अर्थात केवल दोनों एक से कटेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यह हो जाएगा, कर्णी हट जाएगी 5 बराबर, इधर हो जाएगा P²/Q², या 5 बराबर, इसको हम लिख दे रहे हैं P²/Q इंटू Q लिख सकते हैं, एक Q इधर भेजिए तो यह आपका हो जाएगा P²/Q इज इक्वल टू 5Q। Q बताया गया है कि क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, यह दोनों क्या है, पूर्णांक। तो देखिए कोई भी दो संख्या हो जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जैसे हम 3, 5 ले लें, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 9/25। तो इनके स्क्वायर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि Q से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आ गया, 5Q, जो कि एक परिमेय संख्या दिख रही है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए कर्णी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि यह अपरिमेय संख्या आपको दिखाना था, तो जो भी कोई परिमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में, P/Q के रूप में, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, PQ दोनों क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, PQ इस प्रकार से हमने माना है कि इनकी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान से देखें, अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो जो स्क्वायर करने पर मान आएगा उनका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने माना कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप में लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, 5 बराबर P²/Q² हो गया, इसको हमने लिख दिया P² इंटू Q, या P² बराबर क्या आ गया, 5Q। जब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड डेसिमल में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है 5Q एक पूर्णांक के रूप में, इसलिए बोलेंगे कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए कर्णी 5 क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, यह अपरिमेय है। दूसरे टाइप्स का देखें किस प्रकार से सिद्ध करने के लिए रहेगा अपरिमेय संख्या, इसको भी पूर्व की भांति सॉल्व करेंगे। तो 3 + 2 कर्णी में 5 को हमने माना है, मान ले रहे हैं क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं इसको P/Q। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या PQ के रूप में लिख रहे हैं, तो यह दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और हम इस प्रकार से मान रहे हैं कि PQ का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलो देखें, तो सबसे पहले आप दोनों पक्षों को कवर कर दीजिए ताकि यह कर्णी हट जाए। तो 3 + 2 कर्णी 5 का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करेंगे +B के सूत्र पर तो हो जाएगा A², इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 5 होगा, +2AB, 2 दूना 4 12 कर्णी 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा P²/Q²। तो देखिए 12 कर्णी में 5 बराबर P²/Q² माइनस यह हो जाएगा 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, 9 29 इधर भेज दिए, कितना हो गया 29, यह Q है। देखिए 12 से डिवाइड कर देना है, कर्णी 5 बराबर तो P²/Q² माइनस 29/, यह देखिए कर्णी में 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 12 यहाँ कर दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा 1/12। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या आपने माना था, यह भी एक परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन यह तो संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय के बारे में जान लीजिए, कोई भी संख्या रूट में हो जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, जैसे
यहाँ पर अगर हम 3 लिखें तो 3 का वर्गमूल होता है 1.732 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी संख्या जो कर्णीय में हो, जिनका पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल पाए, सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे यह तो अपरिमेय है, जबकि यहाँ दोनों संख्या क्या है, परिमेय है। तो दो परिमेय का अंतर भी परिमेय होना चाहिए। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि यह हमने गलत माना ही था। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए जो 3 + 2 करने में 5 है वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो एक बात और समझ लीजिएगा, जब भी किसी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, हमेशा इरेशनल नंबर आती है, यानी अपरिमेय संख्या आती है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। देखा जाए यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हैं, तो इसमें से पूछा जाता है कि बिना डिवाइड किए यह बताएं कि जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए बस इतना सा रूल है कि डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करें, और अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n यानी कि 2 और 5 के रूप में आ जा रहा है, चाहे 2 के ही रूप में हो या 5 के रूप में हो या इन दोनों के रूप में हो, तो हम बोलेंगे कि कैसा प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। यदि इनके अलावा अन्य आ रहा तो उसको हम बोल देंगे अशांत आवर्ती है। देखें जैसे 13/, तो हमें पहले इसका फैक्टर करना होगा। तो 31/25 का फैक्टर करें। क्यों फैक्टर कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हम इस रूप में लिख पा रहे हैं। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यह हो जाएगा 30, 5 से 125, तो 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 बार और 5 से 1 बार। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 3 2 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो देखिए इस संख्या को हमने बोला कि अगर हर जो है इन दोनों के रूप में, चाहे एक ही रूप में या दोनों के रूप में लिख सकें। प्रश्न ऐसे है तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। मतलब अगर हर में 2 5 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वह शांत है, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो यह कैसा प्रसार है दशमलव का, शांत। इसको चेक करें, देखिए यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि आप उसमें यह समझ लें कि यह शांत क्यों है। तो यहीं पर हम समझा दे रहे हैं इस चीज को। देखें 13/5 की पावर 5 है। दशमलव शांत का मतलब कि दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग पूर्णतः चली जाएगी। देखें तो अगर इसमें हम 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, तो यहाँ भी 2 की पावर 5 से गुणा कराना होगा। 2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 32 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे 13। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घातें कितनी लिखी जा सकती है, 5 लिखी जा सकती है। 13 का गुणा कराइए, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 3 39 2 41 बटे 5 दूना 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से आप कहेंगे 416 बटे 10। देखें 5 बार लिखेंगे तो यह कितने जीरो हो जाएंगे, 3 4 5, 3 2 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कितने अंक पर दशमलव लगाना होगा, 1 2 3 4 5, यानी इधर से 5 अंकों पर दशमलव लगाना है। तो 416 तो 3 अंक यही हो गए, 2 जीरो और बढ़ा लिए, अब यहाँ पर हमने लगा दिया दशमलव। तो अब देख रहे हैं दशमलव के 5 अंकों बाद भाग पूर्णतः चली गई, लेकिन हमने भाग करके चेक किया। रूल यही था कि नीचे 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, 5 और 2। ध्यान देंगे इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऊपर और नीचे फैक्टर करें तो कोई कॉमन ना मिल रहा हो, देखा जाए। और प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कोई अशांत दशमलव के रूप में संख्या दी गई हो और उसको पूछा जाए कि परिमेय रूप में परिवर्तित कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 0.3434, इस प्रकार से कहाँ तक है संख्याएं बढ़ रही है, अनंत तक, और इसको आपको परिवर्तित करना है किस रूप में, p/q के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या को आप मान लें, हमने मान लिया x बराबर 0.34। ध्यान दीजिए इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा सकते हैं, या तो जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर 2 बिंदी लगा दीजिए, मतलब यही 2 अंक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बार लगा देंगे, इसका मतलब यह हो गया कि यही 34 बार बार रिपीट हो रहा है। तो x बराबर 0.3434 ऐसे बढ़ रहा है। तो जो अंक रिपीट हो रहे हैं एक लिख के उतने जीरो से दोनों पक्षों में गुणा कराइए, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो यही दोनों अंक बढ़ रहे हैं, एक लिखकर 2 जीरो से यानी 100 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में
गुणा करने पर, गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे इधर हो जाएगा 100x, इधर 100 से गुणा करेंगे 2 अंक आगे चला आएगा, यह हो जाएगा 34.34 डॉट, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस कर दे रहे हैं, 100x से 1x जाएगा तो 99x हो जाएगा बराबर, इधर देखिए 34 से 0 जाएगा तो 34 होगा, इधर 34 34 34 ऐसे है, इधर भी 3 4 3 4 इस प्रकार से, तो अगर माइनस करेंगे तो इधर टोटल हो जाएगा 0, या x बराबर केवल इसको हम लिख रहे हैं 34 बटे यह हो जाएगा आपका 99। तो यह संख्या p अपान q के रूप में दिख रही है, इसको हम बोलेंगे कैसी संख्याएं हैं परिमेय। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर यही संख्या हम लिख देते हैं ऐसे 0.345 यानी भिन्न भिन्न अंक जो है बढ़ रहे हैं अनंत तक, तो यह संख्या जो होगी यह संख्या परिमेय नहीं है, यह कैसी संख्या है अपरिमेय कहलाएगी। तो यानी अपरिमेय बोलने का मतलब है कि इसको आप p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो यह था, नोट करें। देखा जाए यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर यानी संख्या का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, क्या कहलाएगा वास्तविक संख्या, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे r से, मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर आप जानते हैं कि दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, एक होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या और एक होता है इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या क्या है, कोई भी संख्या जिसका वर्ग करें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, क्या कहलाएगी वास्तविक संख्या। यहाँ पर बहुपद लिया गया है अर्थात इसमें अनेक पद होंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी x का बहुपद इस रूप में आपको देखने को मिलेगा a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे x का बहुपद है, और a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है यह रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। सबसे खास बात यह ध्यान देंगे कि जो x की पावर है, यानी कि अगर हम डिग्री की बात करें वह निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर वह बहुपद नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर हम ऐसे लिखें px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यह एक बहुपद है क्योंकि x की पावर एक आर्डर में है और ना तो निगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन, ना तो भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर इस बहुपद में कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, यानी डिग्री कितनी है 2 है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं द्विघात बहुपद को कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने a बराबर 0 कर दिया तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा bx प्लस c, तब यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसको हम बोलेंगे यह एक द्विघात बहुपद है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो जो सिलेबस में आपके है वह है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद को आप लिखेंगे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा यह एक पद है, यह एक पद है, यह एक पद है, यानी दो संख्या गुणा करा देते हैं तो एक पद बन जाता है। यह एक पद, यह एक पद, यह एक पद, मैक्सिमम घाते 2 दिख रही है तो हम बोलेंगे द्विघात बहुपद है, एक क्रम में होना चाहिए, जो कि व्यापक रूप से पहले लिखे हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद के मान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर एक हम द्विघात बहुपद ले लें x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो हमको देखना है कि द्विघात बहुपद के मान क्या होंगे। तो अगर यहाँ पर हम रख दें 2 रखते हैं x की जगह, तो इधर भी 2 रखना होगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 देखा जाए तो यहाँ पे सिलेबस में द्विघात बहुपद, तो जैसे एक हम द्विघात बहुपद ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यह एक द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिएगा यह एक पद है, यह एक पद है, यह एक पद है, किसी भी दो संख्या का आपस में गुणा करा देंगे तो एक पद है, यह तो बता दिया गया है। देखिए तो हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद की मान। तो अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, कितना आ गया 0। एक बार आप 3 रखें तो देखिए -3 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 3 माइनस 6, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, यह दो ऐसे मान आपको दिख रहे हैं कि जो द्विघात बहुपद में x के स्थान पर रखने पर यह कितना हो जा रहा है, p2 का भी मान 0 हो गया और p-3 का भी मान 0 हो गया। इससे पहले हमने बताया कि द्विघात बहुपद की डिग्री कितनी आई थी, डिग्री आई थी 2। तो किसी भी बहुपद की जितनी मैक्सिमम डिग्री है उतने मान होंगे जो उस बहुपद को क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं, और इन्हीं मानों को इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c यह एक द्विघात बहुपद था। इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक को हमने मान लिया अल्फा और एक शून्यक को मान ले रहे हैं बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। शून्यक मतलब क्या हुआ कि अगर द्विघात बहुपद में x के स्थान पे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो नोट करें और इसके बारे में समझें। चलिए देखा जाए यहाँ से, तो आप पढ़ेंगे शून्यक का योगफल क्या हो सकता है और गुणनफल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक द्विघात बहुपद लिए हैं और इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। तो यहाँ से माना 2 शून्यक, यहाँ से लिख लीजिएगा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक अल्फा मान लिया, दूसरा क्या हो, बीटा हो। तो अगर आपसे यह बोले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो इसके बराबर आप लिखेंगे माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, सी अपान ए। आए चेक करें, जैसे कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन यह वाला देखें, x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर हम लोग निकाले थे, तो एक अल्फा बराबर 2 आया था, यानी एक शून्यक 2 था जिस पर यह मान 0 हुआ था, और एक मान आया था -3। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस -3, रिजल्ट आएगा -1। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो 2 गुणे -3, यह कितना आएगा, -6। तो ये हमने शून्यक निकाल कर जोड़े हैं और मल्टीप्लाई किए हैं। इस सूत्र की सहायता से अगर हम लोग निकालें तो देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मतलब x का गुणांक, यहाँ चाहे तो आप लिख लें, यह है x का गुणांक और यह है x² का गुणांक। इसी प्रकार से यहाँ से यह है अचर पद और यह है x² का गुणांक। ठीक, देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, यानी माइनस x का गुणांक कितना है, 1 अपान x² का गुणांक कितना है, 1, तो बराबर कितना आ गया, -1। इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाले, -1 आया, और निकाल कर शून्यक चेक किए तो भी यहाँ पर कितना आया है, -1। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो यह हो जाएगा c अपान में, c का मान कितना है, -6 अपान x² गुणांक कितना है, 1 -6। तो एक विशेष रूप से बात ध्यान देंगे कि अगर हम लिख दें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब अब यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो नोट करें, आगे देखें किस किस टाइप्स के प्रश्न है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों के आधार पर आपको शून्यक की संख्या पूछी जा सकती है। तो बस यह समझ लें कि जो आकृति में ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर कट करेगा, यानी यह जो वक्र है एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर कट करेगा उतने शून्यक की संख्या होगी। देखें यह वाला है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। हमने बोला एक्स एक्सिस को, यह एक्स एक्सिस है एक्स अक्ष, तो यह लाइन देखें एक्स अक्ष को कहीं नहीं कट कर रही है, इसका मतलब इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, 0। यह देखें, यह जो वक्र है यह एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, अतः शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर देखें जो यह वक्र दिख रहा है 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और एक बात ध्यान देंगे, इसको हम बोलेंगे कि यह द्विघात बहुपद होगा क्योंकि शून्य की संख्या कितनी आई है, 2। यह देखें एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर, 2 पर, 3 पर, यहाँ पर 4 पर, यानी यह जो वक्र है एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर कट किया है, अतः शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। द्विघात बहुपद आपको बताना है और शून्यक का योग दिया है और क्या दिया है, गुणनफल दिया शून्यक का। तो पहले आप मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद जो है वह है ax² प्लस bx प्लस क्या है, c। तो देखिए शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या लिखे थे इससे पहले, -b अपान a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिखे थे, c अपान a। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग कितना दे रखा है, 1/4 बराबर
माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से देखें अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल कितना दिया है -1 बराबर क्या लिखा जा सकता है सी अपॉन ए। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन बन जाए तो हमेशा आप प्रयास करेंगे कि जो कॉमन वैल्यू दिख रही है उसके मान को बराबर कर लें। देखें इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पर देखें ए का मान कितना दिख रहा है 1, यहाँ पर ए का मान कितना दिख रहा है 4। तो हमने कहा जो कॉमन मान दिख रहा है उस मान को आप बराबर कर लें, अर्थात -1 बट्टे यहाँ पर ए का मान 4 है तो इसको भी हम 4 बना ले रहे हैं। तो 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे एक में तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो नीचे तो 4 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बराबर सी बट्टे ए। तो देखिए ए का मान कितना यहाँ पर हो चुका है 4, यहाँ भी देखिए ए का मान कितना हो चुका है 4, या इसी चीज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1/4 माइनस को इधर भेज दिए b बट्टे ए। तो इस प्रकार से ए का मान हो गया 4, सी का मान हो जाएगा -4, बी का मान हो जाएगा -1। तब आप बोलेंगे कि पी एक्स बराबर यानी बहुपद क्या था ax² प्लस bx प्लस सी। तो आपने a बराबर कितना निकाल लिए हैं 4, c का मान कितना है -4 और b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा -1। यह तीनों मान रख दीजिए इसमें। तो पी एक्स बराबर a का मान यह हो जाएगा 4x², b का मान -x, c का मान -4। तो इस प्रकार से आपका क्या निकला है द्विघात बहुपद। यहाँ पर 2 बहुपद दिए गए हैं और इसमें हमें इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे वेरिएबल के रूप में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी आप वेरिएबल पहले बना लेंगे। चलिए रूल यह है कि वेरिएबल की जो पावर मैक्सिमम दिख रही है उसको किसी तरह से कैंसिल करना होता है गुणा करके। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो आप पहले माइनस यहाँ लगा लें। x² है, यहाँ x की पावर 4 है, कितना इससे कम पड़ रहा है 2 कम पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे -x² बार भाग ले जाइए। अब इस संख्या का इन दोनों में गुणा होगा, इसका आप इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, x² का x² में गुणा होगा तो x की पावर 4, -x² का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। चलो इसके बाद क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे जो पावर मैक्सिमम है उसको आप नोट करेंगे, तो यह क्या बचा है 2x²। और ये देखिए फिर इसके बाद x के रूप में कौन सा दिख रहा है -5x। अब डिवाइड ले जाइएगा, देखिए x² मिल रहा है, तो अब हम बोलेंगे यहाँ से कि डिवाइड एक बार जाएगी, लेकिन यहाँ चाहिए 2, तो यहाँ पर हम 2 बार लेते जा रहे हैं। इसका आप यहाँ गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा -2x²। देखिए यहाँ -x² है, हमें यह वाली वैल्यू कैंसिल करनी है। तो देखिए अगर यहाँ आपने गुणा कराया -2x² घटाएंगे तो यह प्लस हो गया, तो इसलिए आप किस में लेते जाइए माइनस में ही लेकर जाइए। माइनस में लेकर जाएंगे तो माइनस का गुणा कराएंगे हो जाएगा 2x², -2 का इसमें गुणा कराएंगे -4। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे तो पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचा क्या -5x प्लस 4, और यह देखिए इसका अचर बच रहा था 6 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, या इसी चीज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं -5x प्लस 10। तो यह आपका हो गया शेष और यह हो गया भागफल और यह आपका है भाजक और यह आपका है भाज्य। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप एक सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ऐसा भी हो सकता है कि यह 4 चीजें लिखे हैं, कोई 3 देकर एक पूछा जाए तो आप इस सूत्र से रखकर निकाल सकते हैं, या फिर भाग करके देखें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझ लें। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ध्यान दीजिएगा x y 2 वेरिएबल हो गए, रैखिक का मतलब दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो इस प्रकार इस समीकरण को हम बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। a b c क्या है अचर संख्या है, और देखें कि इनके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके बराबर 0 हो गया a की जगह चाहे b की जगह, तो फिर 2 चर नहीं रह जाएंगे, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, अर्थात रैखिक समीकरण केवल बन जाएगा एक वेरिएबल का। अब इसके बारे में समझिए कि इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। जैसे एक समीकरण हम ले लें 3x प्लस 4y बराबर 12, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ऐसे एक आप बॉक्स बना लेंगे,
एक्स वाई, एक बार एक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान निकाल लेते हैं, एक बार वाई का मान 0 रखते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। अगर एक्स की जगह 0 रख दें तो यह हो जाएगा 4y बराबर 12, वाई का मान कितना आएगा 3। ध्यान दीजिए, अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना होगा, 3x बराबर 12, x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी दो बिंदु मिले। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आया 3। ध्यान दीजिए, निर्देशांक लिखते समय आप सबसे पहले x का मान लिखेंगे तब y का मान लिखेंगे। यहाँ पर x का मान 4 था तो y का मान क्या है 0। तो यानी यही दो बिंदु हैं कि इन्हीं दोनों बिंदुओं से यह रेखा होकर जाती है। तो अब इसका ग्राफ खींचिए, देखिए ग्राफ को ध्यान समझिएगा। 1 2 3 ये 4, जो भी आप दूरी लेंगे बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। ये 1 है 2 3 4, ऊपर देखिए 4। तो देखिए पहला बिंदु है 0 3, यानी यह x का मान 0 है, y का मान 3, यानी यह बिंदु y एक्सिस पर होगा। तो यह बिंदु होगा यह वाला, यानी 0 3। और यह किससे होकर जाता है 4 0, x का मान 4 है, y का मान 0, यानी x अक्ष पर होगा। तो यह मान है 4, यह है 0, यह वाला बिंदु। इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा जा रही है वह कौन सी रेखा है, तो इसको आप ऐसे मैचिंग कर देंगे। ठीक, यह रेखा थी आपकी 3x + 4y बराबर क्या था 12। अब समझेंगे कि कोई दो रेखा दे, उनका हल कैसे निकालें, ग्राफ से या फिर जो है कुछ शर्तों के अधीन। देखिए यहाँ पर दो समीकरण लिखा गया है और इसको बीजगणित विधि से हल करके x y का मान बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप करेंगे कैसे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को आज जिसमें आप 0 बनाएंगे, अर्थात जो भी इधर वैल्यू दिख रहे हैं उसको आप इस तरफ लेकर आए। तो 2x + y - 5 बराबर 0, आज जिसमें 0 दिख रहा है। इसी प्रकार से इसको हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं 3x + 2y, 8 को आप इधर लेकर आएंगे तो -8/0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हल कैसे करेंगे, तो पहले लिखते हैं x बटे, इस तीर को आप समझ लीजिए, पहली तीर ऐसे जाएगी और दूसरी तीर इस प्रकार से, यह दूसरी है, यह पहली है और यह वाली फिर जो है तीसरी है। तो देखिए x बटे, तो x बोलने का मतलब आप x को ढक लेंगे। हमने पहले तीर इस प्रकार से लगाए हैं, यानी इस संख्या का गुणा यहाँ होगा। ध्यान दीजिएगा, x y के गुणांक लिए जाते हैं, तो माइनस और चिन्ह के साथ -8 का गुणा किसमें होगा, y का गुणांक कितना दिख रहा है 1, अब बीच में चिन्ह माइनस हमेशा लगाते हैं माइनस। अब इसका गुणा होगा इस संख्या में, तो 2 गुणे -5 बराबर y बटे, ध्यान दीजिए अब y वाले टर्म को ढक लेंगे तो दूसर की लाइन है ऊपर से, यानी कि हमें यहाँ से गुणा कराना होगा। तो इसको हम लिखेंगे -5 गुणे 3, फिर लगाते हैं बीच में चिन्ह माइनस। अब देखिए इसका यहाँ गुणा आप करा देंगे, अब -8 का गुणा किस में कराएंगे 2 में, तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे -8 बराबर 1 बटे, आपकी बात अचर वाले को ढक लेते हैं। ध्यान दीजिए, अचर वाले को आप ढक लिए, तीसर के तीर यहाँ से हमें गुणा कराना होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे, x का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक कितना है 1। ध्यान दीजिए चिन्ह के साथ लेते हैं, +1 है तो हमने +1 लिया था। अब इसको हल कर लीजिए, तो x बटे यह हो जाएगा -8, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा और 5 गुना 10 हो जाएगा बराबर y बटे -15, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 बटे 4 - 3, या x बटे इससे माइनस करेंगे तो यह 2 होगा और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 1 बटे 1। कोई भी तीन संख्या आपस में बराबर हो तो एक बार इसको हम इस अचर के बराबर करेंगे, एक बार इस वेरिएबल को फिर इस अचर के बराबर करेंगे। इस प्रकार से आप x y का मान निकाल लेंगे। तो x बटे 2 बराबर आप लिखेंगे 1 बटे 1, चाहे हमने 1 लिख दिया तो x का मान कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से एक बार इस मान को इसके बराबर रख दीजिए, तो हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1 या y बराबर 1। तो इस तरह से आप x y का मान निकाल लेंगे। अगर कोई दो रेखा का समीकरण दे, जैसे हम इस प्रकार से लिखें a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y और +c2 बराबर 0। तो यहाँ देखें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरण में इस शर्त के अनुसार हम चेक करके देख सकते हैं कि इनके एक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से देखें वह क्या क्या शर्तें हैं, वह देखिए। पहली शर्त, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2,
अगर इस प्रकार से हुआ तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब केवल एक हल होगा, और इन दोनों लाइन का अगर हम ग्राफ ऐसे खींचे तो कहीं ना कहीं यह दोनों लाइन किसी एक बिंदु पर कट करेंगे। सबके पॉइंट समझे। अद्वितीय हल, अगर यही चीज हम बोल दें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ध्यान दीजिएगा a1 b1 c1 यह सब है क्या, a1 x का गुणांक है पहली रेखा के लिए, और b1 y का गुणांक है, और c1 एक कांस्टेंट वैल्यू है किसके लिए, पहली रेखा के लिए। इसी प्रकार c2 b2 c2 जो है x y के गुणांक है दूसरी रेखा के लिए। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी, रेखाएं समांतर होंगी, या हम समपाती इसी को बोल सकते हैं, समांतर होंगी। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर इसका ग्राफ देखेंगे कुछ इस प्रकार से लाइन जा सकती है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तीसरी कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं लेकिन इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीन कंडीशन थी, इन पर कोई क्वेश्चन प्रश्न लिया गया है। तो यह पहली रेखा का समीकरण है या दूसरी, तो इसमें यह a1 हो जाएगा या b1 हो जाएगा, a1 का मान 9, b1 का मान 3 या c1 हो गया। इसी प्रकार से यह a2 का मान या b2 का मान या c2 का मान। तो चेक करें a1/a2 यानी 9/18, इसको चेक करें, यहाँ पे लिखिएगा इसे a1/a2 बराबर, इसको लिखिएगा b1/b2 बराबर 3/6 हो जाएगा, c1/c2 बराबर 12/24 हो जाएगा। देखिए इसको अगर इसको हल करें तो 1/2 ये भी आ जाएगा, 1/2 यह भी आ जाएगा, 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह तीनों बराबर है, यानी इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, यहाँ संपाती कर लीजिएगा, संपाती होंगी। तो यह था। इस टाइप्स के प्रश्न अधिकांश संभावना है कि एग्जाम में देखने को मिले। तो जब भी ऐसे टाइप्स के प्रश्न देखें, यानी दो समीकरण दिया गया, इन दोनों समीकरण को हल करना है। देखें यहाँ x + y, यहाँ x - y, और सेम वेरिएबल दूसरे समीकरण में भी देखने को मिले, तो हमेशा प्रयास करेंगे इसके बराबर हम कुछ मान लेंगे। तो 1/x + y, एक बात ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल हमेशा नीचे ना रहे, इस प्रकार से मानते हैं। तो हमने माना 1/x + y बराबर a, और 1/x - y बराबर हमने मान लिया b। तो पहला समीकरण किस रूप में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1/x + y, x + y इसके स्थान पर क्या रख देंगे, a, ये हो जाएगा 10a। इसी प्रकार से इसको देखें 2 × 1/x - y, 1/x - y क्या माने हैं b, तो यह हो जाएगा 2b बराबर कितना हो गया, 4। इसी तरह से समीकरण को देखें, इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 15a - 5b बराबर -2। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है, 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, हल करके a और b का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं विलोपन मेथड का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि का। विलोपन विधि का मतलब प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को, चाहे a को या चाहे b को, किसी संख्या से गुणा करके बराबर कर लें, जोड़कर या घटाकर उसको कैंसिल कर दें, यानी उसको हटा दें। तो देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, इस समीकरण में 5 से गुणा कर दे रहे हैं, और इस समीकरण में 2 से, ताकि यह 10 भी हो जाए, यह 10 भी हो जाए, और दोनों जोड़ें, दोनों कट जाए। तो समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे 5 से, और समीकरण 2 में गुणा कर दे रहे हैं 2 से, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। चिन्ह विपरीत दिख रहा है तो आप क्या कर दें, जोड़ दें। तो देखिए पहले समीकरण में अगर 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 50a + 10b, 5 का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा 20। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 30a - 10b बराबर -4। अब दोनों समीकरण को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये बी वाला पद कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 बराबर, यह देखिए 50 30 80a, या a का मान कितना आ गया, 16/80, या इसको अगर आप कट करेंगे ऐसे तो 16 × 5 = 80, यानी a का मान कितना आ गया, 1/5। अब इस a का मान किसी समीकरण में, चाहे 1 में रख दें चाहे b में रख दें, और b का मान निकाल लें। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 10a + 2b बराबर 4। तो 10a का मान कितना निकाले हैं, 1/5 + 2b बराबर 4, या ये देखिए इसे कट जाएगा तो 2 + 2b बराबर 4,
या 2b बराबर, इसको इधर भेजेंगे 4 से 2 जाएगा 2, इसे काट देंगे तो b का मान कितना आ गया 1। लेकिन हमको तो निकालना था एक्स वाई का मान। तो देखिए आप माने थे a बराबर क्या माने थे, a बराबर माना गया था 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, या यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा करा दीजिए x प्लस वाई बराबर 5, और इसी प्रकार से इसको हल कर लें। b का मान था 1/x माइनस वाई बराबर 1, या x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1। अब हमको इन समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान बताना होगा, तो इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। इसको कुछ भी नाम दे दें आप, 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए ना। तो अब दोनों समीकरण को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा x 2x, y से कैंसिल, 5 1 हो जाएगा 6, x का मान कितना आ गया 3। अब x जो 3 आया है या किसी भी रख दीजिए, किसी समीकरण, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5, यह y है, या y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, तो y का मान आ गया 2, और x का मान कितना आया है 3। तो इस प्रकार से ऐसे दिए गए समीकरण को हल करेंगे। ऊपर स्क्रीन पर यह प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है, पर समझाते रहे। कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, कब? शर्त है अगर लंबाई में 5 की कमी कर दी जाए, यानी 5 इकाई कम कर दी जा रही है। ध्यान दीजिए, इकाई बोलने का मतलब यह है कि लंबाई का मात्रक हो सकता है मीटर में रहा हो या सेंटीमीटर में, मतलब सभी एक ही में रहे होंगे, चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में। तो लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले से 9 इकाई कम हो जाता है। यहाँ से देखें, अगर लंबाई में 3 बढ़ा दे 3 इकाई, चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल पहले से 67 इकाई बढ़ जाता है। कंसेप्ट आप समझे पहले। ये एक आयत है, इसकी लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को y मान ली। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई जो है y इकाई है। तो देखें, क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा एक्स वाई। अब शर्त के अनुसार पढ़ते जाएं। देखें, अगर लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी पहले x था, 5 इकाई कम कर दी गई, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से मतलब इस कंडीशन के अनुसार 5 इकाई लंबाई कम कर दी गई और चौड़ाई क्या कर दी जा रही है, 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है, मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो क्षेत्रफल होगा वह कह रहा है कि 9 इकाई कम हो जाता है, यानी a माइनस 9 कह सकते हैं। तो a माइनस 9 कहने का मतलब क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई। तो इसको हल करके एक समीकरण बना लीजिए। तो देखें, x का गुणा कराएंगे, हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से यह एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15, तो यह हो जाएगा 6। यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त के अनुसार आए देखें, तो कह रहा है कि यदि लंबाई में 3 बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई अब हो गई है x प्लस 3, यहाँ लिख दीजिए द्वितीय शर्त। देखिए, लंबाई कितनी हो गई है x प्लस 3, और चौड़ाई भी 2 बढ़ा दी गई। चौड़ाई कितनी थी y, तो 2 बढ़ जाएगी 2 इकाई, तो 2 प्लस y प्लस 2 हो गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या निकलेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ गया, यानी a प्लस 67। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था। तो देखिए गुणा कराइए इसका, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, यह हो जाएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 है। तो एक्स वाई से यह एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यह 2x प्लस 3y बराबर, इसको इधर भेजिए, तो यह हो जाएगा 7 से 6 61। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करना है। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करा लिए ताकि y वाला पद कैंसिल हो जाए, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में 5 से गुणा करा लिए या 3 से गुणा करा दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा 15। इस संख्या से इसमें गुणा, 5 का गुणा इसमें करा दीजिए। और समीकरण 2 में गुणा करा दे रहे हैं
5 से, चिन्ह विपरीत है, दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराइए तो यह हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर, इधर गुणा होगा 3 का 6 में, तो यह हो जाएगा 18। इसमें 5 से गुणा कराए हैं तो देखिए यह हो जाएगा 10x प्लस 5 का 3 होगा तो यह हो जाएगा 15y बराबर 5 है 30, 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ रहे हैं तो यह वाला पद कैंसिल और यह हो जाएगा 19x बराबर, देखें तो यह हो जाएगा 323 या x बराबर 323 बटे यह लिखेंगे 19। तो देखें 19 इकन्नम 19 और यह डिवाइड जाएगी 323 में, अब डिवाइड कर लीजिए 19 से तो 19 हो गया 3 और यह बचेगा 2 से 1 जाएगा 1 तो 7 बार डिवाइड लेते जाइए, 7 9 63 7 6 13 यानी कितना मान आ गया 17। तो x का मान कितना आया है 17। अब यही x का मान किसी समीकरण में चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें तो y का मान निकल आएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 गुणे x का मान 17 है माइनस 5y बराबर 6 या यह हो जाएगा 51, 6 को इधर लेकर आएंगे इधर हो जाएगा 5y या 5 और यह बचेगा 4 बराबर 5y या y का मान हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे आयत की जो लंबाई आई है कितनी आई है 17 और चौड़ाई जो आई है वह कितना है 9। तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी। तो पहले आप कंसेप्ट समझें। देखें जैसे मान लीजिए कोई नदी है और इसमें एक नाव जैसे जा रही है, तो देखें नाव की भी चाल होगी और कुछ पानी अगर बह रहा है तो धारा की भी चाल होगी। अगर पानी नहीं बह रहा तो हम बोलेंगे शांत जल है। ध्यान दीजिए, तो या तो यह नाव धारा की दिशा में बह सकती है, जा सकती है, जैसे धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव भी इसी दिशा में जाए, या यह हो सकता है कि धारा इस दिशा में जाए, नाव इस दिशा में जाए और धारा इस दिशा में जाए, यानी 2 शर्तें बन रही है, यह एक शर्त और एक शर्त यह। तो धारा की दिशा में नाव जाएगी तो हम बोलेंगे कि धारा के अनुकूल, और नाव धारा के विपरीत जाएगी अर्थात धारा बह रही इधर से नाव जा रही है इधर से, तो हम बोलेंगे धारा के प्रतिकूल। तो जब भी धारा के अनुकूल नाव जाएगी तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, और ध्यान देंगे धारा के प्रतिकूल आएगी तो नाव की चाल घटेगी, और नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज्यादा ही होगी। देखिए अगर हम मान लें कि धारा की चाल y किमी पर घंटा है और नाव की चाल को हम मान लें x किमी पर आवर है, यानी x किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर हम पूछे अनुकूल यानी धारा के अनुकूल अगर नाव जाए तो क्या होगा, दोनों चाल तब जुड़ जाएंगी, यह हो जाएगा x प्लस वाई किमी पर आवर। अगर हम पूछे यह बोले कि प्रतिकूल, तो हमने कहा कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होगी तभी जा पाएगी प्रतिकूल, यह हो जाएगा x किमी पर आवर। बस इतना सा कंसेप्ट था, और यह आप सूत्र यूज करेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल का। तो देखें, तो यहाँ से हम लिख ले रहे हैं कि माना ऋतु की चाल x किमी पर आवर है, व धारा की चाल को मान ले रहे हैं, धारा की चाल y किमी पर आवर है। तो अनुकूल बोलने का मतलब है कि ऋतु नाव लेकर जो है धारा की दिशा में जा रही है, तब चाल कितनी होगी, चाल बराबर, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई किमी पर आवर। अगर प्रतिकूल कहा जाए तो प्रतिकूल हो जाएगा x माइनस वाई किमी पर आवर। बस। तो देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी जाती है, यानी दूरी दिया है 20 किमी, समय दिया है 2 घंटे। तो यहाँ से हम लिखेंगे समय बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बट्टे चाल। तो देखें समय कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे, दूरी कितनी जा रही है 20, चाल यह अनुकूल गए हैं तो चाल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, या x प्लस वाई को आप इधर भेजेंगे तो 2 से गुणा इधर हो जाएगा 20, या 2 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 10। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे शर्त के लिए देखें, समय कितना लगा, यहाँ भी समय 2 घंटे लगे हैं, तो दूरी कितनी चली है 4,
प्रतिकूल जा रहे हैं तब चाल कितनी होगी, x माइनस वाई, या 2x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 4, या x माइनस वाई बराबर यह हो जाएगा 2। इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। तो देखिए y वाला पद बराबर दिख रहा है, चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण 1 को हम समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 12, या x का मान कितना आ गया, 6। x का मान 6 आया। यही मान आप किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे इस वाले में चाहे इसमें। तो x प्लस वाई का मान 10 है, तो x का मान 6 रखिए 10, या y का मान कितना हो जाएगा 4। तो x स्पीड थी यानी चाल थी, तो यहाँ पर हम किमी पर आवर लगा दे रहे हैं, यहाँ भी किमी पर आवर लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऋतु की नाव की चाल हो गई, ऋतु की नाव की चाल या ऋतु की चाल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कितना आ गया है 6 किमी पर आवर, और धारा की चाल कितनी आई है 4 किमी पर आवर। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी नाव की चाल होगी हमेशा धारा की चाल से अधिक होगी, तभी आप धारा की प्रतिकूल जा पाएंगे। तो ऊपर प्रश्न लगा हुआ है, तो प्रश्न क्या है कि अगर न्यूमरेटर मतलब अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जा रही है 1/3, और हर में यदि 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जा रही है 1/4। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना जो भिन्न है वह x अपान y है, यानी x बट्टे y भिन्न है। बस शर्त पढ़ें और शर्त के अनुसार वैल्यू रखते जाएं। तो प्रथम शर्त से क्या कहा जा रहा है कि अंश से 1 घटाया जा रहा है, यानी x माइनस 1/y, तो भिन्न कितनी हो गई 1/3 हो गई। इसको हल करके एक समीकरण बना लें, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, या 3x माइनस y बराबर 3। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार देखें, द्वितीय शर्त से क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा जाए, यानी x अपान y, यही है डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो गई 1/4। तो ये गुणा कराएं, यहाँ भी 4x बराबर इधर हो जाएगा y प्लस 8, या 4x माइनस वाई बराबर 8। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ से y वाला टर्म्स इक्वल दिख रहा है, लेकिन यह भी माइनस, तो दोनों समीकरण को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए, तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8, या 3x माइनस वाई बराबर 3। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा। 4x से 3x गया x, 8 से 3 जाएगा 5, x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रखकर y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखें 3 गुणे x का मान 5 है, माइनस y बराबर 3, या 15 माइनस 3 बराबर हो जाएगा y का मान कितना हो गया 12। तो x का मान 5 आया, y का मान 12। तब आप बोलेंगे जो भिन्न होगी वह कितनी हो जाएगी, x का मान 5 है, y का मान 12, 5/12 आंसर हुआ। 2 वुमेन मतलब 2 महिला, 5 मेल 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। यहाँ 3 महिला 6 आदमी उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो एक महिला एक आदमी यानी कि अलग अलग, एक महिला कितने दिन में कार्य करेगी उसी कार्य को, या एक पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक महिला उस कार्य को यानी पूरे भाग को कितने दिन में कर रही है, और एक पुरुष उस पूरे भाग को कितने दिन में कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि माना एक महिला x दिन में कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, x दिन में कार्य करती है का मतलब वह पूरा एक भाग कर रही है। हम पूरे कार्य को एक भाग मान लिए हैं। तो देखें एक महिला x दिन में एक भाग करती है, तो यहां से देखें यही एक महिला एक दिन में कितना भाग कर देगी 1/x भाग करेगी। तो देखें कुल कितनी महिलाएं हैं, 2 महिला। 2 महिला कितने जो है कि एक दिन में कितना कार्य कर देंगी 2/x हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पुरुष को मान लीजिए, माना एक पुरुष y दिन में कार्य करता है और कितना कर देता है पूरा भाग, यानी एक भाग, पूरे कार्य को हमने एक भाग मान लिया है। तो एक पुरुष
पुरुष को हम यम लिख दिए मेल। तो एक दिन में कितना कार्य कर देगा, वह हो जाएगा 1/y भाग पूरा कर देगा। तो यहाँ से देखिए कितने पुरुष हैं टोटल, 5 पुरुष। तो 5 मेल जो होंगे वह एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5/y भाग कर देंगे। तो अगर हम कहें कि यहाँ से 2 महिला 5 पुरुष मिल के पूरा एक दिन में कितना भाग पूरा कर देंगे, यानी कंसेप्ट बस इतना सा है कि एक दिन में हम निकालना चाह रहे हैं कि कुल कितने भाग पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ सब बोलेंगे कि 2 वोमेन प्लस 5 मेल कितना भाग पूरा कर दिए हैं, 2/x प्लस 1/, कहाँ गया, 5/y, यहाँ पर है 5/y, इतना भाग पूरा किए हैं। तो देखें 2 महिला 5 मेल कितने दिन में कार्य कर रहे थे, 4 दिन में। तो हम पूछे 4 दिन में पूरा भाग कर दे रहे थे, यानी कि एक भाग। तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/4 भाग। ध्यान दीजिएगा, यानी यह दोनों मतलब महिला पुरुष यह लोग मिलकर कितना कर रहे हैं, 1/4 भाग पूरा कर रहे हैं, जबकि यह कितना हो रहा है, 2/x 5/y। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसमें आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3/x प्लस 6/y। तो 3 दिन में एक भाग कर रहे थे, तो यह एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/3। 1/3। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो इधर हम हल कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर बन गया आपका 1/x 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। और एक समीकरण है आपका 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। तो इससे पहले हमने समझाया जब भी वेरिएबल नीचे दिखे और दोनों में सेम दिखे, यहाँ जैसे 1/x 1/y, यहाँ भी वही वेरिएबल है, सबसे पहले आप इसको मानकर छोटा कर लें। इस प्रकार से इसके बराबर नहीं मान लिया, 1/y को हमने b मान लिया। तो पहला समीकरण हो जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। दूसरा का समीकरण हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। अब दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो अब हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो है हम 3 से गुणा करा दे रहे हैं, इस वाले समीकरण में 2 से। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में गुणा करा दिए 3 से, और समीकरण 2 में गुणा कर दे रहे हैं 2 से। दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 6a प्लस 15b बराबर 3/4। 2 में गुणा करा रहे हैं आप 2 से, तो यह हो जाएगा 6a प्लस, इसमें आप गुणा करा रहे हैं 2 से, तो यह हो जाएगा 12b बराबर 2/3। घटा रहे हैं, घटाइए, यह कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस 15 से 12 जाएगा, 3b बराबर 3/4 माइनस 2/3, या 3b बराबर यह हो जाएगा 1/12, या b बराबर हो जाएगा 1/36। तो b का मान कितना आ गया, 1/36। तो b बराबर आपने माना क्या था, 1/y, यानी 1/y बराबर 1/36, या y बराबर 36। तो y का मतलब क्या था, देखिए यह था, यानी एक पुरुष जो है कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में कार्य करेगा उस पूरे भाग को। अभी निकालना था महिला का भी, आप यहाँ पर निकालें। देखिए तो यहाँ पर हमने b का मान निकाला 1/36, यही b का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, तो यह है 6a प्लस 15b बराबर 3/4। तो देखिए 6b का मान निकाले हैं 1/36, तो हो जाएगा 15 गुणे 1/36, यानी 15/36 बराबर 3/4, या 6a बराबर ये हो जाएगा 3/4, इसको इधर भेजिए तो माइनस 15/36। हल करेंगे तो 36 एलसीएम हो जाएगा, 4 9 बार जाएगा, 9 3 27 माइनस 15 बराबर 6a, या 6a बराबर 27 से 15 घटाएंगे तो 12/36। ऐसे कैंसिल करेंगे तो 1/3। a बराबर 1/6 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 18। a का मान क्या आप माने थे, 1/x है, x है, तो 1/x का मान हो गया 1/18, या x का मान हो गया 18। तो x क्या है, देखें यानी 18 दिन में कार्य करते हैं एक भाग, यानी एक महिला जो है
एक भाग यानी पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगी, 18 दिन में। जबकि एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है, एक पुरुष कर रहा है 36 दिन में। तो यह था, नोट करें। तो यहाँ पर एक प्रश्न लगा होगा, प्रश्न क्या है वह देखिए। तो दो शर्तों के अधीन प्रश्न है कि अगर प्रश्न सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं। एक प्रश्न सही किया तो 3 अंक, और एक गलत कर दे रहा तो 1 अंक कटौती हो गई, और वह टोटल अंक अर्जित किया है 40। प्रथम शर्त है। दूसरी शर्त है कि अगर प्रश्न सही करे तो 4 अंक मिल रहे हैं, और एक गलत हो जाए तो 2 अंक कट जा रहे हैं। इस प्रकार से वह अंक अर्जित किए हैं कितने, 50। तो हम यह मान ले रहे हैं कि यह जो लड़का है यक्स सही प्रश्न, यक्स प्रश्न जो है सही किए हैं, और वाई प्रश्न जो है वह गलत किए हैं। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर यह हो जाएगा x प्लस वाई, यानी एक सही प्रश्न वाई गलत प्रश्न। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक प्रश्न सही कर रहे हैं पहले शर्त के अनुसार, यानी प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से देखें, एक प्रश्न सही है तो 3 अंक। कितने प्रश्न सही हैं, x, तो कितने अंक मिलेंगे, 3x। एक प्रश्न गलत हो गया तो कितने अंक कट रहे हैं, 1 अंक। तो y प्रश्न गलत हो गए तो कट रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, -y। तो इस प्रकार से टोटल कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, 40। अब द्वितीय शर्त से देखें, द्वितीय शर्त क्या है कि अगर एक प्रश्न सही हो तो 4 अंक मिलते हैं। तो कुल कितने प्रश्न कर रहे हैं सही, x, तो एक प्रश्न पर 4 अंक, तो x प्रश्न पे 4x। कितना कम हो रहा है, 2। अगर एक गलत हो गया तो कितने गलत हुए हैं, y, तो y प्रश्न पर कितने अंक कम हो जाएंगे, -2y। और कुल अंक कितने मिलेंगे, 50। यह समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 2 बना लीजिए। यह द्वितीय शर्त है। चलिए अब दोनों समीकरण खोल करना है। तो देखिए y वाला टर्म हम बराबर कर ले रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा लीजिए, फिर हटा दे रहे हैं समीकरण 2 को। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 6x माइनस वाई बराबर यह हो जाएगा 80। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर इधर है 50। तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 6 से 4 जाएगा 2x, ये कैंसिल हुआ। 80 से 50 जाएगा 30, ये कैंसिल कर देंगे तो x का मान आ गया 15, यानी 15 प्रश्न सही कर रहा है। तो y का भी मान निकाल लीजिए अपने। तो यह है 3x माइनस वाई बराबर 40, या 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, या यह हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर y, y बराबर 5। तो यह 15 प्रश्न जो है, 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और 5 क्वेश्चन जो है गलत। तो यह था सॉल्यूशन, नोट करें। तो आज की वीडियो का यह लास्ट लेसन है जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले अपने निर्देशांक के बारे में देखें। यह मूल बिंदु होता है, और यह है x एक्सिस, और यह वाली है y एक्सिस। दाएं ओर जाएंगे तो धनात्मक, ऊपर जाएंगे धनात्मक, बाएं जा रहे हैं ऋणात्मक, नीचे जा रहे हैं तो ऋणात्मक। हम यह मान कर चल रहे हैं कि सब चीजें आपको पता है। तो देखें, अगर यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, जैसे यह बिंदु ले लिए हम, तो इसके कुछ निर्देशांक होंगे। निर्देशांक का मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ x का मान होगा, यहाँ से यहाँ तक किसका मान होगा, y का। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, फिर किसका मान लिखते हैं, y का। मान लीजिए यह मान कितना रहा हो, 4 रहा हो, और यह बिंदु क्या रहा हो, P। तो हम बोलेंगे ये जो 3, 4 है बिंदु P के क्या है, निर्देशांक है। जो पहला मान है वह x का मान है, जो दूसरा मान है वह y का मान। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं। तो देखिए पहले टाइप्स का जो सूत्र प्रयोग होता है कि अगर कोई दो बिंदु हो, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक को हमने लिख दिया 2, 1 मान लीजिए, हम अपने से बिंदु ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, और ये पॉइंट्स क्या हो, Q हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी पूछी जाए तब आप सूत्र यही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो बिंदु के निर्देशांक लिख दे रहे हैं। एक बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, दूसरे का निर्देशांक है x2 y2। ये पॉइंट्स P है, यह पॉइंट्स Q है। तब आप PQ का मतलब P व Q बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लिखेंगे x अक्ष के अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष के अंतर का स्क्वायर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको चाहे आप x2 माइनस x1 लिखें, स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो कि इस संख्या का रहा है। तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता, चाहे x1 माइनस x2 लिखें, चाहे x2 माइनस x1 लिखें। यानी हम कह सकते हैं x अक्ष के अंतर का स्क्वायर और प्लस y अक्ष के अंतर का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अगर आपसे PQ पूछा जाए तो पहला बिंदु क्या है, 3, 4 है, दूसरा बिंदु क्या है, 2, 1 है। तो x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर लिखे हैं
y1 का मान कितना हो जाएगा 4, y2 का मान कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो 3 से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर कर्ण में 10। यह निकला पी क्यू के बीच की दूरी। नोट करें। चलिए देखा जाए से पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए बी है, दूसरा बिंदु -a -b के बीच की दूरी बतानी है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यह है ए बी और दूसरा बिंदु -a, -b। यह x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी बराबर आप लिख देंगे d बराबर x1 - x2 यानी a माइनस x2 का मान -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b माइनस y2 का मान ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। रूट में a मिलकर 2a का होल स्क्वायर प्लस b मिलकर 2b का होल स्क्वायर। या यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे, 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ पर अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो यहाँ बोला गया है कि संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, और संगामी का मतलब होगा एक ही बिंदु से, संपातिक मतलब होगा एक रेखा के ऊपर ही एक दूसरी हो। तो समझे, तो जब भी संरेखी की बात करेगा तो सबसे पहले इन तीनों बिंदु को हमने नाम दे दिया, एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। जब भी संरेखी की बात कही जाएगी तो आप तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात एक बार आप ए बी निकाल लीजिए, एक बार बी सी निकाल लीजिए, एक बार क्या निकाल लीजिए सी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखिए ए बी बराबर तो यह हो जाएगा x1 - x2, अर्थात इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 5 और 2 3 के बीच की दूरी। यह x1 y1 है, यह x2 y2 है। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल कीजिए इसे, तो 1 से 2 जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यह आ गया कर्ण में 5। देखिए BC निकालें, तो BC क्या क्या निर्देशांक है 2 3 और यह है -2 का -11, तो यह होगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। तो देखिए सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, अर्थात 2 माइनस 2 करेंगे तो यह +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 का मान -11 तो +11 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 11 3 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। रूट में देखें 6 6 12, 19 1 20, 20 1 21 हो जाएगा, रूट 112। ध्यान दीजिए CA निकालिए, तो CA के लिए आपका निर्देशांक दिया है -2 का -11 और A का मान है 1 5, तो यह x1 y1 होगा, यह x2 y2 होगा। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह है -11 माइनस y2 का मान है -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखें -3 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस यह देखें 11 5 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 256। या कर्ण में देखिए 9 6 15, 25 1 26, 265 हो गया। तो यहाँ आपको यह समझाना हम चाह रहे हैं, देखिए कहाँ पर लिखे, यहाँ से समझें। अगर कोई 3 बिंदु हो, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु C है, अगर यह 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ सबसे बड़ी दूरी क्या दिख रही है AC। AC बराबर होगा इन दोनों दूरियों को अगर जोड़ दें तो AB प्लस BC। एक बार फिर से समझें, हमने कहा 3 बिंदु को हमने लिख दिया, जो सबसे बड़ी दूरी होगी वह शेष 2 दूरी के योगफल के बराबर आ जाए तब हम कह देंगे कि यह तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है कर्ण में 265, तो यह देखें कर्ण में 265 जो होगा अगर यह बराबर हो गया किसके कर्ण में 5 और प्लस कर्ण में 212 की, तब हम बोलेंगे कि यह बिंदु संरेख होंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 212 है 5 अगर वैसे भी हम जोड़े तो 217 ही हो रहा है, जो कि इज नॉट इक्वल टू, ऐसे आप नहीं जोड़ देंगे 12 5 17, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और यह देखें 212 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 16 का निकाले थे 256, 15 का निकालेंगे 225, 14 का यह होगा
13 पॉइंट समथिंग, और दोनों को जोड़ेंगे अगर तो भी, और इसका निकालें, निकाल दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 212 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 हो गया। और यह देखें अगर यहाँ पर हम ले जाएं 4 तो 2496 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मान 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मान 14 पॉइंट समथिंग है। 265 का निकाल लें, 265 का आप निकालेंगे तो 165 1 हो जाएगा। यहाँ हम रख दे रहे हैं 6 रखिए तो यह हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे यह भी 16 पॉइंट समथिंग, यह भी 16 पॉइंट समथिंग। इस प्रकार से हम बोल देंगे कि यह तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पर हम 2 प्रश्न दिए हैं, तो पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप कंसेप्ट समझ लें। तो यह 3 बिंदु दिए गए हैं जो कि त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और आपको दिखाना कि क्या यह समद्विबाहु है। तो आप समद्विबाहु के लिए जानते हैं कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो कोई भी 2 भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। कोई भी 2 भुजा इनमें से हो सकती है। हमने 3 शीर्ष लिख दी, आप लिख लें निर्देशांक 5 - 2, निर्देशांक को आप कहीं भी लिख सकते हैं, 6 4, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं 7 -2। तो एक बार अब ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम जल्दी से निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे। ए बी मतलब ए व बी के बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 5 से 7 जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 माइनस करेंगे +2 तो यह हो जाएगा 0, कितना आ गया 2। बी सी निकालें, देखिए 7 से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यह देखिए 4 से 2 घटाएंगे तो +6, 6 का स्क्वायर 36, बराबर हो गया करने में 37। एक बार सी ए आप निकाल लें, देखिए सी ए यहाँ पर है, 6 से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 -2 तो 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36, बराबर करने में 37। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो BC जितना है उतना ही क्या है सी। तो इस प्रकार से 2 भुजाएं आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हम बोलेंगे कि हाँ यह जो निर्देशांक है वह समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, यानी क्योंकि 2 भुजाएं क्या हो चुकी हैं, बराबर। तो कंसेप्ट समझाना था हमें। दूसरा देखें इस टाइप्स का, इसका मतलब ध्यान समझ लें। यह पूछा जा सकता है x अक्ष पर बिंदु बताइए, या पूछा जा सकता है कि y अक्ष पर बिंदु बताइए जहां से यह दोनों बिंदु क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। तो क्या बोला गया x अक्ष पर, तो यहाँ कहीं भी हम मान लें यह एक्सिस x है, तो इस पर जो भी बिंदु स्थित होगा उस पर x का तो कुछ मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। तो हमने मान लिया x का मान 0। अब कोई 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु को हमने मान लिया यह दिया है, और दूसरा बिंदु है -2, 9। ध्यान दीजिए यह हम बिंदु को नहीं लिख रहे हैं कि किस चतुर्थांश में होगा, बस केवल हम मतलब समझा रहे हैं कि यह दोनों बिंदु क्या होंगे, इससे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर। जितनी दूरी यह है उतना ही दूरी यह है। तो अगर इसको हम ए बी बोल दें और इसको हम ओ मान लें, तो कह रहा है कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। प्रश्न समझ पाए होंगे। तो एक बार आपको ओ ए निकाल लेना है, और क्या निकाल लेना है, ओ बी, दोनों को बराबर कर देना है। तो ओ ए निकालिए, ओ ए का मतलब ओ और ए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यह हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर, बराबर। ओ बी निकालेंगे तो यह हो जाएगा x - 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और 0 - 9 यानी 9 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए ताकि कड़ी हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर प्रसार कर दीजिए, तो a² + b² - 4x हो जाएगा, बराबर। इधर देखें a + b पर प्रसार कर दीजिए, तो a² + b² + 4x + 81। देखिए यह दोनों मान इन दोनों मान से कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आइए तो -4x मिलकर -8x, बराबर 81 इधर बच रहा है, या x बराबर हो जाएगा, यहाँ +25 छूट गया है, ध्यान दीजिएगा +25 को मैंने नोट नहीं किया, तो +25 को उधर भेज दें, -25 हो जाएगा, या -8x बराबर 11 से 5 जाएगा 6, 7 से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, या x बराबर 56/-8 तो कितना आ गया, -7। यानी x का निर्देशांक कितना होगा, वह कौन से पॉइंट्स थे,
तो आप बोलेंगे जो बिंदुओं के निर्देशांक होंगे कितना होगा, -7, 0 होगा। ये आपको बताना था। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यही बिंदु y अक्ष पर होता तब आप उसके निर्देशांक को मानते हैं। यहाँ से देखें, y अक्ष पर अगर यही बिंदु होता तो इसके निर्देशांक को हम मानते, यहाँ से तो y का कुछ मान होगा, लेकिन x का मान क्या होगा, 0, तो y का मान 0 मान लेते हैं। तो यह था। और भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देखा जाए विभाजन सूत्र के लिए, तो इसका 2 टाइप्स के बनते हैं, अंतः और बाह्य। तो एक एक करके समझे। जैसे हम बोलते हैं कोई 2 बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, यह चतुर्थांश में स्थित है ना। तो इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे। निर्देशांक होने मान लिया x1 y1, इसके निर्देशांक को मान ले रहे हैं x2 और y2। अर्थात यह कुछ इस प्रकार से रहे होंगे, यहाँ कोई 2 बिंदु है ऐसे जिसका कुछ निर्देशांक है, इसका कुछ निर्देशांक है। तो देखिए अब यहाँ पर कोई तीसरा बिंदु ले रहे हैं जिसको हमने P नाम दे दिया है। यह P बिंदु इस रेखा को 2 भाग में बांट रही है। हमने बराबर नहीं बोला, 2 भाग में यानी 2 अनुपात में बांट रही है। एक अनुपात को अगर हम मान लें, यहाँ से यह दूरी m1 हो और यह दूरी क्या हो, m2 हो, और आपसे पूछा जाए तब P का निर्देशांक क्या होगा, तब समझे। तो जो P के निर्देशांक होंगे, इसके निर्देशांक हमने मान लिया x y, P वाले निर्देशांक को। अब x का मान पूछा जाएगा तो इसके बराबर आप लिखेंगे m1 x2 प्लस x का मान बताना है तो इधर सब में x रहेगा, m2 x1 पूरे के 5, जो दोनों भाग हैं दोनों को जोड़ दीजिए, m1 प्लस m2। y का निर्देशांक निकालना होगा तो आप लिखेंगे m1 y2 और प्लस m2 y1। ध्यान दीजिए x2 है, पूरे का 5, m1 प्लस m2। तो x y जो आए हैं यही दोनों P के निर्देशांक हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, यह हम विभाजन जो किए हैं यह अंतः के लिए किया गया है, और जब यही चीजें बाह्य के लिए बताना होगा तो बाह्य के लिए बस आप केवल चिन्ह बदल देंगे। तब आप लिखेंगे x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 पूरे के 5 m1 माइनस m2, और y बराबर लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 पूरे के 5 m1 माइनस m2। याद करने के लिए इसे आप अपना सकते हैं। m1 m1 हो रहा है तो x2 होगा, m2 हो रहा है तो x1 होगा, यहाँ x होगा तो इधर x होगा, यहाँ y होगा तो इधर y होगा। क्वेश्चन देखें इसमें, तो यहाँ पर 2 बिंदु लिए हैं, इनको समतुल्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक और कंसेप्ट देख लीजिए। जैसे हमने निर्देशांक निकलवाया, यहाँ 2 बिंदु दिए हों x1 y1 x2 y2, अगर एकदम बीचों बीच अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना हो तब आप क्या करेंगे। तो अगर यह मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना होगा तो हमने इसको m1 माना था, इसको m2 माना था, तो यह दोनों ही वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, अर्थात m1 बाई m2 बराबर, दोनों बराबर होंगे तो बराबर 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं m1 बराबर क्या होगा, m2। कब, जब मध्य बिंदु P होगा तब। तो x बराबर क्या लिखे थे, m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के 5 m1 प्लस m2 लिखे थे। देखिए हमने कहा अगर मध्य बिंदु होगा P क्या हो, P जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो आप लिखेंगे x बराबर, हमने कहा जब मिड पॉइंट होगा तो m1 बराबर क्या होगा, m2। तो m1 दोनों जगह हम m1 रख दे रहे हैं, चाहे तो आप दोनों जगह m2 रख दें, m1 x2 प्लस m1 x1 पूरे के 5 m1 प्लस m1। तो m1 ऊपर से कॉमन कर लीजिए, यह हो जाएगा x1 प्लस x2 पूरे के 5, यहाँ से हो जाएगा 2m1, m1 से m1 कैंसिल, या x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार से आप y का निशान निकालेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यह सूत्र आप तब लगाएंगे जब दिए गए बिंदु मध्य बिंदु यानी P का निर्देशांक पूछा जाए और P क्या हो, AB रेखा का मध्य बिंदु हो। चलो देखा जाए, यहाँ बोला गया है समतुल्य विभाजन। तो आपने देखा कोई एक बिंदु के विभाजन ही पढ़े हैं, अर्थात यहाँ तो 3 भागों में बांटना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि कह रहा है समतुल्य यानी कि 3 बराबर भागों में, अगर यह एक भाग होगा तो यह भी एक भाग होगा, यह भी कितना होगा, एक भाग। अब देख रहे हैं कि 3 भाग में बढ़ चुका है। यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, आप P दे दिए, यहाँ पर नाम दे दिए Q। तो विभाजन के लिए तो हम लोग एक ही पॉइंट से पढ़े हैं कि एक बिंदु हो तो 2 भागों में बांट रहा है, तो इसके लिए हमें 2 बार बताना होगा। यानी अगर हम यह मान लें कि P जो है इनको 2 भागों में बांट रहा, तो यह पूरी दूरी 1 हो जाएगी और यह दूसरी दूरी हो जाएगी जो कि कितनी होगी, 1 1 मिलकर 2। आशा की बात समझ पा रहे हो। यह हो जाएगा m2 का मान और यह हो जाएगा m1 का मान।
क्लियर है? बस अब सूत्र पर रख दीजिए। तो अगर p का निशांक निकालना है तो p का निशांक हमने मान लिया xy, और x बराबर आप क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के पान m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना दिया है 1, x2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यह x1 y1 है और यह वाला जो है x2 y2 है। तो x2 का मान हो जाएगा -2 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 2, x1 का मान कितना दिया है 4 पूरे के पान m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो यहाँ से लिखेंगे आप -2 प्लस 8/3, 8 से 2 जाएगा 6/3 बराबर 2 हो गया। y का निशान निकालिएगा तो y बराबर लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के पान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 का मान कितना दिया है 1, y2 का मान हो जाएगा -3 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान हो जाएगा -1 पूरे के पान 1 प्लस 2 तो -3 -2/3 -5/3, ये किसका मान आ गया y का। तो इस प्रकार से भी मान निकालें किसका p का। अभी बचा हुआ है किसका q का, तो उसके लिए देखिए, तो अब देखिए q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पुनः उसी तरह से देखिए q का मान निकालना होगा तो एक हिस्सा इधर हो जाएगा दूसरा हिस्सा इधर, यानी एक पार्ट या टोटल दूरी कितनी है 1, तो यह दूसरी दूरी हो जाएगी 1 1 2, यानी आपका यह मान m1 हो गया और यह मान m2 हो गया। तो देखिए x1 y1 x2 y2 नहीं चेंज होंगे, बस केवल m1 m2 का मान बदलेगा। चलिए, तो q के निर्देशांक को हमने मान लिया आपकी बार xy, तो यहाँ से अगर आपसे x पूछा जाए तो वही चीज लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के पान m1 प्लस m2 लिखेंगे। m1 का मान दिया है 2, x2 का मान हो जाएगा -2 प्लस m2 का मान दिया 1, x1 का मान हो जाएगा 4 पूरे के पान m1 प्लस m2, m1 का मान है 2 प्लस 1 कर दीजिए तो यह हो जाएगा -4 प्लस 4/3 बराबर कितना निकला 0। y का निशान निकाल लीजिए इसी प्रकार से, तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के पान m1 प्लस m2। तो m1 का मान दिया है 2, y2 का मान हो जाएगा -3 प्लस m2 का मान दिया है 1, y1 का मान हो जाएगा -1 पूरे के पान 1 प्लस 2 प्लस 1 करिएगा क्योंकि m1 का मान 2 दिया है, तो -6 -1 पूरे का मान 3 हो जाएगा, तो -7/3। तो इस प्रकार से q का जो निर्देशांक निकलेगा वह आ जाएगा 0, -7/3। a का निर्देशांक तो आपने निकाल लिया था xy। तो देखा जाए यहाँ 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं जो कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पूछा गया क्या बिंदु संरेख है। तो संरेख के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात देखें संरेख हमने बताया कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। जैसे 3 बिंदु ले लिए ए बी सी, इनके कुछ निर्देशांक होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ये तीनों एक ही में रेखा में होंगे तो एक बार आप ए बी यानी ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, एक बार सी ए के बीच की दूरी निकालें। जो सबसे बड़ी दूरी है अगर वह शेष 2 छोटी दूरियों के योगफल के बराबर है तब बोला जाएगा कि बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। अब इसी संरेख को आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं इस प्रकार से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से इस प्रकार से कि यह मान लीजिए x1 है, यह x2 है और यह x3 है, या यहीं पर हम मान ले रहे हैं कि यह y1 है, यह y2 है, यह y3 है। तो देखिए x1 के बाद क्या रहा है x2, x2 के बाद क्या रहा है x3, यानी साइकिल ऑर्डर में 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1, इस प्रकार से। देखिए यहाँ से बस आपको एक ही टर्म याद करना पड़ेगा, y2 2 के बाद 3 आया, अगली बार क्या होगा 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। देखिए 1 1 के बाद क्या आएगा 2, तो इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बनेगा जब निर्देशांक इस प्रकार से हो कि किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। यानी अगर बिंदु संरेख होंगे, संरेख होने का मतलब ये जो ऊपर बिंदु दिख रहा है वह भी इस लाइन में आ जाएगा। तो अगर इस लाइन में यह बिंदु आ जाएगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु दिए गए क्या होंगे, संरेख होंगे। तो दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, चाहे बीच की दूरी निकाल कर इस तरह से, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और वह 0 हो जाए तब बोलेंगे कि दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जो कि बिंदु दिया गया है। इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 और इस वाले को x3 y3। अब सभी मान इसमें पुट करते हैं। x1 का मान है -4, y2 का मान हो जाएगा -5, माइनस y3 का मान -2 तो हो जाएगा +2, प्लस x2 का मान है -3, ध्यान दीजिए यह प्लस माइनस तो माइनस कर देगा। y3 का मान है -2, माइनस y1 का मान है -2 यह +2 कर देगा, प्लस x3 का मान कितना है, 3 है। y1 का मान है -2, माइनस y2 का मान है -5 यह हो जाएगा +5। अब इसे को हल करना है तो 1/2, यह देखिए 5 से 2 जाएगा -3 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा। यह देखिए यह 0 में गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 3 बचेगा, 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा। तो 1/2 12 9 21 हो जाएगा। यानी 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिखने का मतलब है इसका इकाई की जगह मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेमी हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो 21/2 यह क्या आया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 0 नहीं है, इसका मतलब है कि बिंदु संरेख नहीं है। अगर बिंदु संरेख होते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता, 0। ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 अर्थात कह देगा बिंदु संरेख है और इन बिंदुओं के बीच कोई एक संबंध पूछा जा सकता है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो बस इतना याद रखें, बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। और सूत्र याद रखें। चलिए देखा जाए, यहाँ से 4 जो है निर्देशांक दिए गए हैं जो कि किसी चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है और आपसे पूछा जा रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिएगा यह शीर्ष के निर्देशांक इसी क्रम में आपको लिखने होंगे, अर्थात इस प्रकार से। अगर हम यह चतुर्भुज बना लें तो आप ऐसे लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b, यह लिखेंगे c, यह लिखेंगे d। तो a का निर्देशांक कितना दिया है, -4, -2, और यह दिया है b का -3, -5, c का दिया है 3, -2, डी का दिया है 1, 2। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे एक विकर्ण इसका खींच दीजिए जिससे यह 2 त्रिभुज में बंट जाए। तो एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC प्लस त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाएगा ACD का क्षेत्रफल। यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो किसका निकल जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, दूसरा आप निकाल लेंगे। देखिए हम निकाल दे रहे हैं ABC का। तो ABC का निकालने के लिए जो पीछे सूत्र बताया गया है, तो यह मान होगा x1 y1, यह मान होगा x2 y2, इसको मान लिए हैं x3 y3। इसी प्रकार से आप ACD जब लगाएंगे ACD तो इसको x1 y1 माने, इसको आप x2 y2 मान लीजिएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। किसी को आप मान सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, किसी को आप मानने के लिए स्वतंत्र है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे थे, देखें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 यहाँ से x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिखे थे। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम त्रिभुज ABC का निकालना है, आप ACD का निकालेंगे। तो क्या लिखे थे, 1/2 x1 -4, फिर y2 की जगह रखे हैं -5, माइनस y3 की जगह -2 तो हो जाएगा +2, प्लस x2 की जगह है -3 तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और देखिए y3 का मान है -2, माइनस y1 का मान -2 तो यह +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 का मान है -2 और यह है -y2 का मान है -5 तो यह हो जाएगा +5, या 1/2, या देखिए -5 से 2 करेंगे -3 का 4 में गुणा कराएंगे तो +12।
यह देखिए -2 + 2 0, 0 गुणा कराएंगे तो यह 0 ही हो जाएगा। और यह देखिए प्लस 5 से 2 जाएगा 3, 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9, तो यह हो जाएगा 21/2। इसी तरह से आप इसका निकालेंगे, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी आएगा यह वाला और यह वाला दोनों आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल निकलेगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। लास्ट में वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक आप नोट कर देंगे। इस प्रकार से इतने एक्सरसाइज से जो भी संभावना बनती थी लगभग क्वेश्चन कराए गए हैं। इसी प्रकार से अगली वीडियो में जो लेसन शेष बच रहे हैं उनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आशा है कि सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। हाँ, जब भी देखें तो कंप्लीट पूरा अवश्य देखें।